माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इंडक्टिव फैक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया था। आज अपना टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव क्या होता है इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अनुनाद प्रभाव क्या होता है। इसके लिए अपन सम की पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अनुनाद प्रभाव क्या होता है, तो अनुनाद प्रभाव एक तरीके का क्या है? अंतर आणविक प्रक्रिया है। अंतराणविक प्रक्रिया का मतलब क्या है? एक तरीके की क्या है? इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले अनुनाद प्रभाव क्या है, तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि अनुनाद प्रभाव एक तरीके की अंतरा आणविक प्रोसेस है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। अंतरा आणविक, इसको ध्यान से समझिए क्या है? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है? एक ही अणु के बीच होने वाली प्रक्रिया। एक ही अणु के बीच होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुनाद। अब अगर मैं बात करूं एक ही अणु के बीच होने वाली का, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिए, एक अणु तो मैंने ये ले लिया, एक अणु मैंने ये ले लिया। इसमें अगर अपन क्या किसकी बात कर रहे हैं? रेजोनेंस की। रेजोनेंस। तो इसमें अगर रेजोनेंस की बात कर रहा हूं तो ये क्या है? एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। इसमें इस मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस की बात करनी है तो इस कंपाउंड तक ये इस क्या है? इस अणु तक ही सीमित रहेगी। ऐसे नहीं कि इस कंपाउंड में भी एंट्री हो जाएगी। ऐसे नहीं कि एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच अगर ये रेजोनेंस होगा तो ये सुटेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। एक कंपाउंड के बीच रेजोनेंस होना है तो वो वहीं तक सीमित रहेगा, दूसरे कंपाउंड में इसकी एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि ये क्या है? इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। तो सबसे पहले अपनी क्या हुई? रेजोनेंस क्या एक तरीके की अंतरा आणविक प्रोसेस या इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। अब मैं बात कर रहा हूँ अपना जो सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट तो अपने क्या पढ़ा? अंतरा आणविक प्रोसेस है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो अनुनाद प्रभाव एक तरीके का क्या है? इसमें डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या है? विस्थानीकरण। विस्थानीकरण होता है। किसका विस्थानीकरण होता है? एक तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण होता है और एक इसमें किसका होता है? लोन पेयर का। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि अनुनाद प्रभाव एक तरीके की इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें क्या होता हो? विस्थानीकरण होता हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर का विस्थानीकरण हो। अब बात आती है थर्ड की पॉइंट की कि अनुनाद प्रभाव अपन कैसे और डिफाइन कर सकते हैं। ये अनुनाद प्रभाव किसी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, किसी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसको क्या करेगा? कम कर देगा। स्थितिज ऊर्जा को क्या करेगा? कम। स्थितिज ऊर्जा को कम करने का बेसिकली मीनिंग क्या है? जब इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम होने से अगर पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की कम हो गई तो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, अपने को पता है स्टेबिलिटी और जो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में बेसिकली डिफरेंस क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अनुनाद प्रभाव किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। अब अगर मैं बात करूं इसके फोर्थ की पॉइंट की, जैसे किसी कंपाउंड की अगर मैं बात करूं जिसमें अपने को क्या शो करना है? रेजोनेंस। मैंने कहा किसी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड, कोई मैंने कंपाउंड लिया या सिस्टम लिया, सिस्टम या कंपाउंड,
जिसमें अपने को क्या शो करना है, रेजोनेंस शो करना है, अनुनाद शो करना है। तो जिसके थ्रू यहाँ पे जिसके थ्रू ये अनुनाद होगा, या मैं कहूँ जिसके थ्रू डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो यहाँ पे संरचना बनेगी, यहाँ पे जो संरचना बनेगी जिसमें अपने को क्या करना है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर का क्या करना है, विस्थानीकरण करना है। ये जो संरचनाएं बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगी, संरचनाएं, ये संरचनाएं इसको अपन क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या इसको क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मैंने क्या कहा, किसी कंपाउंड या सिस्टम में अपने को क्या शो करना है, रेजोनेंस शो करना है। तो जिस उसके बाद जो संरचनाएं, जिन संरचनाओं के थ्रू इस कंपाउंड या सिस्टम में रेजोनेंस होगा, डिलोकेलाइजेशन होगा, वो संरचनाएं क्या कहलाती हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनका इस कंपाउंड और इस संरचना की, इस कंपाउंड और इस संरचना की जो कंबाइंड मिक्सअप फॉर्म है, कंबाइंड मिक्सअप फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इस कंपाउंड और इस संरचना की बेसिकली अपन क्या बात करें, डिलोकेलाइजेशन की, इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन कैसे होगा, उसका अपन कॉन्क्लूजन जिस स्ट्रक्चर में अपन शो करते हैं वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, जिस स्ट्रक्चर में अपन इसका क्या करते हैं, कॉन्क्लूजन शो करें, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, अनुनाद संकर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। एक तो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस कंपाउंड या सिस्टम की और इस संरचना की जो डिलोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की जो पावर है, उसके आधार पर अपन इसका कंक्लूजन अगर देखें, इसको मिक्सअप कर दें, तो क्या जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या कहलाएगी, अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बात आती है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। तो अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं, तो ये एक तरीके की क्या है, एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी प्रोसेस है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, एक तरीके की इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती हैं। अपन इसको काल्पनिक रूप से इसका अध्ययन करते हैं। काल्पनिक रूप से इसमें ये देखा जाता है कि ऐसी संरचनाएं जिसमें अपन इमेजिनेशन करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स या किसी कंपाउंड या सिस्टम में रेजोनेंस से डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ होगा। अगर इसकी मैं बात करूं, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, अनुनाद संकर, ये एक तरीके की क्या होती है, रियल स्ट्रक्चर। ये एक तरीके की क्या होती है, रियल स्ट्रक्चर, वास्तविक संरचना। वास्तविक का मतलब क्या है, जिसमें अपन इमेजिनेशन ना करके इन दोनों का कंपेरेटिवली अपन इसका मिक्सअप और इसका जो कंक्लूजन जो बनेगा यहाँ पे, वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बात आती है रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अपनी इमेजिनेशन से ज़्यादा कोई भी चीज़ अपनी क्या होती है, रियल ज़्यादा स्टेबल होती है। इमेजिनेशन तो क्या होती है, एक तरीके की काल्पनिक प्रोसेस है, जिसमें अपने रियल में क्या है, वास्तविक है जो बनेगी इसके मिक्सअप से। तो अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होने के कारण इस इमेजिनेशन स्ट्रक्चर या मैं बात करूं कैनोनिकल स्ट्रक्चर से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अनुनाद संकर ज़्यादा स्थायी होता है, किससे, अनुनादी संरचना से ज़्यादा स्थायी, और संरचनाएं जो अनुनादी संरचनाएं वो क्या होती हैं, कम स्थायी। तो मैंने क्या कहा, जो रियल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्थायी होती है कंपेरेटिवली कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये अपनी बात हो गई अपने किस तरीके से अनुनाद प्रभाव में किसी कंपाउंड या सिस्टम में अनुनाद संकर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाएं देखी जाती है, उसकी अपन ने बातें कर ली। इसका अपन की पॉइंट देखते हैं अगला। तो ये अपनी बात हो गई, रेजोनेंस किसी कंपाउंड या सिस्टम में रेजोनेंस होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। अब बात आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। अनुनाद के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या क्या और बोला जाता है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना जो की पॉइंट है, अपना जो थर्ड की पॉइंट है
थर्ड की इम्पोर्टेंट उसमें अपने को क्या बोलना है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी बात कर रहे थे, ये क्या करती हैं, अष्टक नियम का पालन करती हैं। अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं अष्टक नियम का पालन करती हैं, अष्टक नियम का पालन करेगी, अष्टक नियम का पालन करेगी। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, अष्टक नियम यानी ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। किसी एटम के बाह्यतम कोश या वैलेंस सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8। ये क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल। मैंने क्या कहा, ऑक्टेट रूल, जिसमें किसी एटम के वैलेंस सेल में संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, तब तो वो क्या करेगा, अष्टक नियम कहलाएगा। इस ऑक्टेट रूल को सबसे पहले किसने दिया था, लेविस ने। लेविस एक साइंटिस्ट था जिसने इस ऑक्टेट रूल को दिया था। तो अनुनादी संरचनाएं से बोला जाता है कि जो अनुनादी संरचनाएं अगर किसी कंपाउंड में अनुनाद होने से अगर बन रही है तो वो अनुनादी संरचनाएं अष्टक नियम का पालन करनी चाहिए। अष्टक नियम का पालन मतलब उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 8। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 नहीं है तो 8 है तब तो लेविस रूल को फॉलो करेगी, अष्टक रूल को फॉलो करेगी। अगर ये 8 नहीं है तो लेविस रूल को फॉलो नहीं करेगी। तो मैंने क्या कहा, अनुनादी संरचनाएं अष्टक नियम का पालन करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं किसी कंपाउंड्स की जिसमें अपने को क्या चेक करना है, सिस्टम या कंपाउंड जिसमें अपने को अनुनाद चेक करना है, तो अगर मैं वहां पे अगर कार्बन एटम को काम में लूँ, कार्बन एटम, तो कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता, इसकी संयोजकता अधिकतम कितनी होती है, 4। तो अगर ये जब तक 4 है तो इस अष्टक रूल को क्या करेगी, फॉलो करेगी। 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे संयोजी कोश में, तब तो ये अष्टक नियम का पालन करेगी। अगर ये इसकी वैलेंसी अगर 1 बढ़ा दूं, वैलेंसी क्या हो जाए, 4 की जगह 5 हो जाए, तो अष्टक नियम का पालन यहाँ पे नहीं होगा। तो कार्बन एटम की संयोजकता पेंटावैलेंट या पंचसंयोजी नहीं होनी चाहिए, वरना ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इस कार्बन की जगह क्या काम में ले लूँ, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम की अगर मैं बात करूं तो इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास अगर मैं बात करूं संयोजकता, अगर संयोजकता की बात करूं तो यहाँ पे संयोजकता कितनी होती है, 3। अगर इसकी संयोजकता में क्या कर दूं, अधिकतम कितनी हो सकती है इसकी, 4। अगर ये अपना लोन पेयर किसी दूसरे स्पीसीज को दे जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो अधिकतम क्या हो सकती है, 4। तब तक तो ठीक है। अगर इस नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर मैं 5 कर दूं तो अष्टक रूल को फॉलो नहीं करेगी, अष्टक रूल फॉलो यहाँ पे नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम में अगर मैं संयोजकता की बात करूं तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर देके अपने एक संयोजकता अगर बढ़ा भी लेता है तो अधिकतम कितनी होती है इसकी, 3 हो सकती है। अगर 3 से अगर मैं इसकी वैलेंसी 4 करना चाहूँ तो ये अष्टक रूल को फॉलो नहीं करेगी, अपना अष्टक रूल, अनुनादी संरचनाएं अष्टक रूल का फॉलो नहीं करेगी। तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन एटम ट्राइवेलेंट या बाइवेलेंट होना चाहिए, या कार्बन एटम क्या होना चाहिए, टेट्रावेलेंट होना चाहिए, पेंटावेलेंट नहीं होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन एटम की बात करूं तो ट्राइवेलेंट या टेट्रावेलेंट होना चाहिए, पेंटावेलेंट नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली रूल होता है अनुनादी संरचनाओं का, अष्टक नियम के आधार पर इसको अपने को ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करूं, अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं, ये जो अभी जो आपने बताया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आपने अगर बात की, आपने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है उसका विस्थानीकरण हुआ, वो किस बेस पे आप बोल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि सर आपने बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक तो डीलोकलाइजेशन होता है और एक क्या होता है, लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होता है। अगर डीलोकलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, डीलोकलाइजेशन, तो डीलोकलाइजेशन अगर किसी का कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर आपने डीलोकलाइजेशन बता दिया पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई लोन पेयर का, अगर मैं बात करूं किसी एटम्स की,
तो क्या अनुनाद प्रभाव किसी सिस्टम में जब अनुनाद होता है तो क्या किसी एटम का डिलोकलाइजेशन होता है? तो इसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ कि अगर एटम्स की जब बात आती है किसी कंपाउंड या सिस्टम में, अपन जब रेजोनेंस की बात करते हैं तो डिलोकलाइजेशन सिर्फ किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का होगा, चाहे वो लोन पेयर हो या पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। एटम्स का जो डिलोकलाइजेशन वो कभी भी नहीं होगा। एटम को जो अरेंजमेंट है एटम का क्या है? अरेंजमेंट क्या होता है? सेम रहता है। तो किसी कंपाउंड या सिस्टम में जब डिलोकलाइजेशन की बात आती है तो उसमें उपस्थित एटम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसका अरेंजमेंट क्या होता है? सेम होता है। चेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या होता है? चेंज होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर एटम्स की बात करें किसी क्वेश्चन में, अगर कोई पूछ ले कि एटम्स का क्या डिलोकलाइजेशन होगा, तो एटम का जो अरेंजमेंट क्या होता है? सेम ही रहता है। चेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इसकी जो फोर्थ की पॉइंट है उसकी बात करते हैं अपन। एक बात बोली जाती है कि अनुनादी संरचनाएं, क्या बोला मैंने? अनुनादी संरचनाएं कैसे लिखी जानी चाहिए? अनुनादी संरचनाओं को उस तरीके से लिखा जाना चाहिए जिसमें अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज हो और कम विद्युतऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो अपना जो फोर्थ की पॉइंट है वो क्या होगा इसमें? अनुनादी संरचनाएं ऐसे लिखी जानी चाहिए जिसमें अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कैसा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। तो किसी कंपाउंड या सिस्टम में क्या हो, जब रेजोनेंस हो, उससे बनने वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से लिखी जानी चाहिए जिसमें अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज हो और कम विद्युतऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज हो। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं बात करूँ किसी कंपाउंड या सिस्टम का मैं सबसे पहले बात करूँ, जैसे कार्बोनाइज्ड कंपाउंड की मैं बात करूँ। कार्बोनाइज्ड कंपाउंड को मैंने लिया यहाँ पे एज ए सिस्टम। अब इसमें रेजोनेंस की अगर मैं बात करूँ तो रेजोनेंस कैसे होगा? या तो पॉसिबिलिटी है इधर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएं, या पॉसिबिलिटी क्या है इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए। दोनों पॉसिबिलिटी है। दोनों के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इस रेड वाले एरो के हिसाब से बना रहा हूँ कंपाउंड। वो इस पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। इस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। अब मैं इस ब्लैक वाले एरो के हिसाब से बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा? ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। इस कार्बन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। तो मैंने क्या कहा, जो अनुनादी संरचनाएं किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होने से जो बनने वाली अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें क्या होना चाहिए? अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और कम विद्युतऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो अधिक विद्युतऋणी परमाणु कार्बन और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन अधिक विद्युतऋणी परमाणु है, इस पे कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। और कम विद्युतऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? अनुनादी संरचनाएं लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। अगर इसकी मैं बात करूं तो अधिक विद्युतऋणी परमाणु क्या है? ऑक्सीजन, जिस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और कम विद्युतऋणी परमाणु पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये अपने इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं लिखी जाती। तो ये अपने को याद रखना है कि अनुनादी संरचनाएं ऐसे लिखी जानी चाहिए जिसमें अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और कम विद्युतऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये अपने फोर्थ की पॉइंट को याद रखना है। अब बात आती है फिफ्थ की पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में ऐसे बोला जाता है कि किसी कंपाउंड या सिस्टम में जब अनुनाद होता है तो बनने वाली अनुनादी संरचनाओं में क्या होना चाहिए?
आवेश का पृथक्करण कम से कम होना चाहिए। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला। पांचवा जो अपना की पॉइंट है, अनुनादी संरचनाओं में आवेश पृथक्करण कम होना चाहिए। मैंने क्या कहा, अनुनादी संरचनाओं में आवेश पृथक्करण का मतलब क्या है, चार्ज सेपरेशन वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसको मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसका ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण कम से कम होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचना क्या होगी, स्टेबल होगी। तो अगर मैं बात करूँ आवेश की, आवेश कितने तरीके का होता है, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। एक होता है ऋणावेश। इन दोनों की अगर मैं बात करूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये क्या होना चाहिए, इनका जो सेपरेशन है वो कम से कम होना चाहिए। सेपरेशन कम होने का मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल पास वाले कार्बन या नजदीक होने चाहिए। इनकी अगर दूरी बढ़ गई, प्लस और माइनस की धनावेश और ऋणावेश की अगर दूरी एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ गई, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है कि मैंने इसकी क्या बात की, आवेश पृथक्करण का मतलब क्या है, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अगर इसकी मैं बात करूँ, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अपन अगर बात करें इस कंपाउंड में इधर से इधर जाने पर जो चार्ज सेपरेशन है, जो प्लस और माइनस है, इसका पृथक्करण क्या हो रहा है, इनके बीच दूरी बढ़ने से क्या हो रहा है, इनके बीच दूरी बढ़ रही है। ध्यान से देखो, दूरी बढ़ने से इनका सेपरेशन या इसके बीच आकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो चार्ज सेपरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे पृथक्करण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है। तो अगर सेपरेशन बढ़ेगा तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होगा, स्थायित्व है या उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्थायित्व तभी ज्यादा होगा जब अनुनादी संरचना या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आवेश का पृथक्करण कम से कम हो। आवेश का पृथक्करण यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे कम होने के कारण इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्थायित्व तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन या मैं बात करूं आवेश का जो पृथक्करण वो सबसे कम है, तो इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इस तरीके के अनुनादी संरचना की स्टेबिलिटी कम होगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपनी जो सिक्स्थ की पॉइंट है उसको अपन देख लेते हैं। तो अनुनाद में अपने कुछ की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जिसके अपने को अनुनाद क्या हो रहा है, क्लियर होता जा रहा है। अब अपन बात करते हैं सिक्स्थ की पॉइंट की। अपना जो सिक्स्थ की पॉइंट है उसमें ये बोला जाता है कि जो अनुनादी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं में समीपवर्ती एटम पर समान आवेश नहीं होना चाहिए, समान आवेश नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, अनुनादी संरचनाओं में समीपवर्ती एटम का बेसिकली मीनिंग क्या है, समीपवर्ती एटम का मतलब क्या है, यहाँ पे एडजासेंट, समीपवर्ती एटम पर समान आवेश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर एडजासेंट एटम पर समान आवेश होगा, अगर आवेश की नेचर क्या होगी, सेम होगी, तो उस पर क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। कैसे होगी कम, उसकी अपन बात कर लेते हैं। ये कह रहा है समान आवेश। समान आवेश का मतलब क्या है, या तो धनावेश और या ऋणावेश। अगर मैं बात करूँ, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं जैसे काम में ले रहा हूँ धनावेश, इसी तरीके से अगर ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें धनावेश ऐसे है,
उसमें अगर मैं बात करूँ धनावेश ऐसे है, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में धनावेश इस तरीके से है। अगर इसकी कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो अगर ऊपर से नीचे जाएं तो अगर इसमें क्या देखना है अपने को, मैंने क्या कहा, अनुनादी संरचनाओं में एडजेसेंट एटम पर क्या होने चाहिए, समान आवेश नहीं होने चाहिए। ये एक एटम है, इसका एडजेसेंट एटम ये है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन। दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन, जिसके कारण रिपल्सन लगने से इस सिस्टम की, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या सिस्टम की क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अनुनादी संरचनाओं में समीपवर्ती एटम्स पर समान आवेश नहीं होना चाहिए। अगर समान आवेश है तो उनके बीच रिपल्सन लगेगा, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, ये जो असमान आवेश इनके बीच दूरी ज़्यादा है, इतना रिपल्सन यहाँ पे नहीं लगेगा, रिपल्सन यहाँ पे क्या लगेगा, कम लगेगा। रिपल्सन यहाँ पे कम लगेगा। रिपल्सन कम लगने से इसकी जो कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम है। तो इस तरीके से किसी अनुनादी संरचना में समीपवर्ती एटम पर समान आवेश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसका मैंने कारण बता दिया। ये अपने को की पॉइंट याद रखना है। इसी तरीके से अगर की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अपना की पॉइंट रेजोनेंस के लिए तो वो है 7th नंबर। तो 7th नंबर अपना जो की पॉइंट है वो होगा कि किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो अपनी अनुनादी संरचनाएं हैं उसका स्थायित्व है। अगर अनुनादी संरचनाएं क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट अनुनादी संरचनाएं किसी कंपाउंड या सिस्टम के अनुनाद स्थायित्व को, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को बढ़ा देती हैं। तो मैंने क्या कहा, समान अनुनादी संरचनाएं, समान अनुनादी संरचनाएं सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। मैंने क्या कहा कि जो समान अनुनादी संरचनाएं, समान का मतलब क्या है, यहाँ पे समान अनुनादी संरचनाएं, इस समान का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है, जो अगर कंपैरेटिवली अगर कंपाउंड्स में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रही हो, किसी कंपाउंड या सिस्टम के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रही हो, तो उस कंपाउंड या सिस्टम की जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, अनुनाद स्थायित्व उसका क्या होगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे अपने को क्या है, ये चीज़ अपने को क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल्स में अगर बात कर रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा समान अनुनादी संरचनाओं में किसी सिस्टम की अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो अगर किसी में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रही है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात को कंपेरेटिवली अपन चेक करेंगे कैसे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड या सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। तो एक तो मैंने बात की एसीटेट आयन की, एसीटेट आयन, एक मैंने बात की फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, एक तो मैंने किसकी बात की, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन क्या होता है, जब एसिटिक एसिड से एक H+ निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। ये अपना क्या है, एसीटेट आयन। इसी तरीके से फिनॉक्साइड आयन, जब फिनॉल में से एक H+ निकल जाए तो बनने वाली स्पीसी क्या कहलाती है, फिनॉक्साइड आयन। ये अपनी क्या है, फिनॉक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। ये क्या है, एसीटेट आयन। अब अगर बात आती है इसमें रेजोनेंस, अगर मैं इसमें रेजोनेंस शो करूं, रेजोनेंस को
जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनको किससे शो किया जाता है, डबल हेडेड एरो से। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर मैं इसमें रेजोनेंस की बात करूं, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ, इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 O- डबल बॉन्ड O। ये अपना क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें बात करूं रेजोनेंस की, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो बनने वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो क्या होगी, ये बॉन्ड यहाँ, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड माइनस यहाँ पे। इसी तरीके से अगर इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन इधर, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो बनने वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड। अब अगर मैं बात करूँ तो इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। अब जो बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो क्या होगी, देखिएगा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, O माइनस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। और इस तरीके से अपन ने क्या बोला कि अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होने से बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इस कंपाउंड के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होगा, जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, अनुनाद का स्थायित्व तो उसमें ज़्यादा होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एसीटेट आयन और फिनॉक्साइड आयन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो अपन बात करते हैं स्टेटमेंट के आधार पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर अगर किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कंपाउंड की, एक तो ये कंपाउंड, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड के बिल्कुल क्या है, इक्विवेलेंट या उसके समान है, क्योंकि अधिक विद्युत ऋण परमाणु पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी क्या है, अधिक विद्युत परमाणु पर नेगेटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपाउंड की जो स्थायित्व या उसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, ज़्यादा होगा। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन को बढ़ा देती हैं, तो इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। इसमें अगर मैं बात करूँ, अपन कंपाउंड ये लेके चले थे, इस कंपाउंड के कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो कोई भी स्ट्रक्चर इसके समान नहीं है, तो इसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से नहीं बन रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बनने से इसका स्थायित्व इसके कंपेरेटिवली क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्थायित्व कम होगा, कम स्थायित्व। तो कंपेरेटिवली अगर अपने बात की कि एसीटेट आयन और फिनॉक्साइड आयन में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो अपना जवाब क्या होगा, एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। ये मोर स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन से। क्यों है, क्योंकि इसमें बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, इस कंपाउंड के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, इसके समान ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि समान अनुनादी संरचना किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। समान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस सिस्टम की जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा देती है। तो एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपनी बात हो गई कुछ की पॉइंट्स की जो अपने को रेजोनेंस के लिए रिक्वायरमेंट थी, ये अपने को अब ध्यान में रखना है। अब बात आती है रेजोनेंस, कुछ कंपाउंड्स ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जिसमें रेजोनेंस हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी कहाँ पे हो सकती है रेजोनेंस की, कैसे कैसे उसकी पॉसिबिलिटी होती है, वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें अपन रेजोनेंस को देखेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना होगा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, पॉसिबिलिटी रेजोनेंस, अनुनाद होने की कुछ संभावनाएं। रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस डबल बॉन्ड और लोन पेयर में हो सकता है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव में हो सकता है, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज में भी हो सकता है, लोन पेयर और किसमें, पॉजिटिव चार्ज में भी। अगर ये एक दूसरे के क्या हो, कॉन्जुगेटिव हो, संयुग्मी हो,
मतलब क्या हुआ इसका, अगर इसके कॉन्जुगेशन में अगर एक दूसरे में प्रेजेंस हो तो रेजोनेंस उसमें हो सकता है। कौन कौन से कंपाउंड है, किस तरीके से होगा, इसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक जितना पढ़ाया रेजोनेंस में उसको रिवाइज करिए, जितना हो उसके लिख के याद करिए। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।